छात्रों की बात है वो उनके सामने रखी। हमने उस ज्ञापन में सरकार से मांग करी कि सरकार इस प्रदेश के, पूरे देश के हालात देखते हुए जो भी लिखित परीक्षाएं इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो नोटिफिकेशन जारी करी है, उन लिखित परीक्षाओं को सरकार स्थगित करे, उन लिखित परीक्षाओं को ना लिया जाए। उसकी बजाय सरकार जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट जनरल प्रमोशन देकर अगले सेमेस्टर में प्रमोट करे। ये डिमांड हमने सेकंड थर्ड ईयर, अगर 3 साल का कोर्स है, मतलब इंटरमीडिएट ईयर और फाइनल ईयर, सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी कोर्सेज में हमने ये मांग रखी। पर बड़ी ही हैरानजनक बात है कि कई दिन निकल जाने के बावजूद ना ही माननीय राज्यपाल या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का इस ज्ञापन के ऊपर ना ही उन्होंने कोई संज्ञान लिया। दोस्तों, हमने ये बात जो करी थी वो हमने ये बात इसीलिए करी है क्योंकि प्रदेश के हालात ऐसे हैं। आज कोरोना की गति, जैसा आप सभी जानते हैं, पूरे देश में भयानक तौर पर यह कोरोना फैल रहा है। और मैं सरकार के सामने ये बात रखना चाहूंगा कि ये बात मैं इसलिए करी है क्योंकि ये, अगर आप बात करें तो आईआईटी कानपुर, जहां पर हमारे देश के बड़े से बड़े जो है रिसर्च और टेक्निकल के जो प्रतिबिंब है, जो इंस्टीट्यूट, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है, अमेठी जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जोधपुर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक ने यह फैसला कर दिया भी अपने सभी ईयर्स के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। इसी चीजों को देखते हुए हमने सरकार के सामने ये बात रखी, पर इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी और इसके बाद अंत में जाकर हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि 6 जून को हमने माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। चार विद्यार्थियों के नाम पर हमने अलग अलग याचिकाएं लगाई और 9 जून को इसकी पहली सुनवाई हुई। आपको हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि हरियाणा सरकार की निकम्मी को, हरियाणा सरकार को निकम्मेपन को देखते हुए जो उच्च न्यायालय है उनको सेम डे पहली हियरिंग पे हरियाणा सरकार को आदेश दे दिए कि हरियाणा सरकार 1 हफ्ते के अंदर इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, इस जो हमने जो मांग रखी है इसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर फैसला ले। उसके बाद सरकार हरकत में आई। 1 हफ्ते का तो छोड़ो, 3 दिन के अंदर 9 तारीख को सरकार को ऑर्डर इशू होता है और 12 तारीख को सरकार को ऑर्डर जारी करने पड़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड नोटिफिकेशन जारी कर, जो आप में से कई साथियों के फोन रात को 12 जून को वो नोटिफिकेशन जारी किया, पर वो नोटिफिकेशन भी अपने आप में एक ब्लंडर है। हरियाणा सरकार ये कहती है, हरियाणा सरकार का जो टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन ये कहता है कि हरियाणा के अंदर जो बच्चे बाहर प्रदेशों से आके पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर के, फर्स्ट और सेकंड ईयर के, इन्होंने प्रमोट कर दिए। नोटिफिकेशन के अंदर जो इन्होंने लिखा है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को इन्होंने प्रमोट कर दिया उच्च न्यायालय के निर्देश पर। और फाइनल ईयर का इन्होंने एक ऐसा ब्लंडर निकाला है कि इन्होंने बोला कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हरियाणा के बाहर प्रदेशों से आकर हरियाणा में पढ़ रहे हैं, उनको तो सरकार अगले विदाउट रिटन एग्जामिनेशन पास करने को तैयार है। पर हरियाणा के जो छात्र हैं, जिसके पास है, जो हरियाणवी अपने आप को गर्व से कहलाता है, उससे यह सरकार पेपर लेना चाहती है। यह कैसा न्याय है? या तो खट्टर साहब लोगों के सामने आकर यह बोलो कि हरियाणा कोरोना फ्री स्टेट डिक्लेयर हो चुका है, और अगर आप पेपर कराना भी चाहते हो तो यह कौन सा सिस्टम है, यह कौन सी गारंटी है, या यह कौन सा WHO का नियम है कि एक जिले से दूसरे जिले में, एक प्रदेश में मूवमेंट करने पर कोरोना नहीं होगा? इसकी गारंटी क्या खट्टर साहब लेंगे? और हमारी अगर सरकार पेपर भी लेती है तो सरकार का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो हरियाणा रोडवेज की बसेस है, उनके हालात किसी से छुपे नहीं है। और एक जिले से दूसरे जिले में जब परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थी जाएगा तो क्या करेगी कि वो अपने परीक्षा केंद्रों में सुबह अगर 10 बजे एग्जाम है तो सरकार ये निश्चित करेगी कि महेंद्रगढ़ का छात्र अगर सोनीपत में पढ़ता है या पंचकुला पढ़ता है या कुरुक्षेत्र पढ़ता है तो क्या वो विद्यार्थी समय पर अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच पाएगा? तो सरकार इन बारों में सोच ही नहीं रही। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं, आज जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, वो अधिकतर जो लोग आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोरोना के जो लक्षण हैं
जिनमें कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा केसेस डे बाय डे आ रहे हैं। तो क्या जब ऐसा कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा केंद्र में आएगा तो क्या सरकार सभी विद्यार्थियों से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेगी कि वो कोरोना का टेस्ट नेगेटिव है या कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है? और उसके अलावा अगर हम गुड़गांव खास तौर पर या सोनीपत की बात करें, जहां पर इस कोरोना की जो महामारी है वो पीक पर चल रही है, वहां कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, बस्तियों को, कॉलोनियों को सील कर रखा है। जो विद्यार्थी उस एरिया में आता है उन्हें तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उन्हें राशन पानी के लिए बाहर नहीं आने दिया जाता। वो विद्यार्थी कैसे आकर अपनी परीक्षा केंद्रों में अपनी परीक्षा देगा? और इस नोटिफिकेशन में एक बात, बड़ी अजीब बात आई है कि इन यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर हॉस्टल्स नहीं खुलेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है कि कोरोना के संक्रमण की वजह से हम ये आपका फैसला का स्वागत करते हैं। परंतु आप एक हो कि अगर हॉस्टल नहीं खुलेंगे तो विद्यार्थी आकर क्या आज सरकार ये बातें तो सोचे कि जो विद्यार्थी अपने घर से निकलकर 200 किलोमीटर दूर हरियाणा में दूसरे जिले में एग्जाम देने आएगा, क्या वो सुबह शाम बसों में धक्के खाता रहेगा? और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कोई इतनी दुरुस्त नहीं है कि बच्चा समय पर अपने घर से परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र से घर पहुंच पाएगा। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अटेंडेंस शीट, अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल देखूं, जब परीक्षा केंद्र में हम परीक्षा देते हैं तो सभी विद्यार्थियों को अटेंडेंस शीट के ऊपर साइन करना पड़ता है। वो अटेंडेंस शीट कितने लोगों के हाथ में से होकर निकलेगी, तो उसके लिए उसमें क्या संक्रमण नहीं फैलेगा? तो क्या हरियाणा सरकार विद्यार्थियों को कोरोना बम बनाना चाहती है? क्या वो चाहती है कि वो विद्यार्थी वहां से कोरोना नाम की बीमारी अपने साथ लेके जाए और अपने पूरे परिवार को कोरोना संक्रमित करे? क्या सरकार ऐसा चाहती है? और उसके बाद मैं एक संविधान की बात करूंगा। ये जो फैसला है कि फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होने, फाइनल ईयर के बाहर के छात्रों के एग्जाम जो है ना हो और हरियाणा के हो, तो ये हमारे जो संविधान है उसका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, हमारे उस आर्टिकल 14 की भी ये अवहेलना है। तो खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, अपने एसी दफ्तरों में से बाहर निकलो। जब ये पॉलिसी, ये नोटिफिकेशन बनती है तो थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, थोड़ा सा जमीनी तौर पर जो हकीकत है, जो हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस तरीके की नोटिफिकेशन। अगर अब सरकार एग्जाम करा देती है, कल को कोई विद्यार्थी उसमें कोरोना संक्रमित होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेदार होंगे या दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार होगा? बताएं सरकार आके। और सरकार, मनोहर लाल जी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। अगर आप में इतना ही दम है तो पब्लिक रैली करो। अगर आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर संक्रमण लोगों की गैदरिंग से नहीं हो सकता तो आप करो पब्लिक रैली। खुद तो आपने वर्चुअल रैली करनी है, खुद तो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, पर हजारों जो घरों के चिराग हैं, जो हरियाणा का भविष्य है, उन धकेलना चाहते हो। अभी तक मॉनसून सीजन जो विधानसभा का होता है, वो मॉनसून सीजन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। क्यों? 90 लोग जो हरियाणा को चलाते हैं वो अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। एक कमरे में बैठकर, उस कमरे में बैठकर जिसमें हरियाणा का भविष्य लिखा जाता है, उसमें वो 90 लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। तो सरकार कैसे इतने लाख विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों में बिठाने का फैसला ले सकती है? मैं एक बात दुष्यंत चौटाला से भी कहना चाहूंगा। जो व्यक्ति इलेक्शंस में आने से पहले जो नौजवानों की बात करता था, नौजवानों का भरोसा और वोट जीतकर जो व्यक्ति आज उप मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा है, जिन नौजवानों ने कंधे पर बिठाकर उनको हरियाणा विधानसभा का चेहरा दिखाया, आज वो नौजवानों की बात पे चुप है। शराब घोटाले पे आए तो स्टेटमेंट दे देते हैं, धान के ऊपर आए तो स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शंस में आने से पहले ही होगा? आज उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो लोगों के सामने आकर, विद्यार्थियों के बीच में जाकर उनसे बात करें, उनसे सलाह करें, उनसे मशवरा करें और उसके बाद कोई फैसला सुनाएं? आज अपने दफ्तरों में दुबक्कर वो बैठे हैं, अपने एसी दफ्तरों में बैठे हैं। मैं इसके अलावा एक मेरे पास काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, काफी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, मैसेंजर पे मैसेजेस आते हैं, ट्विटर पे काफी लोग जो हैं जब से हमने ये मुहिम शुरू करी है हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। पर उसमें से 2-3 जो ब्रॉड
चीजें हैं वो मैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करनी चाहूंगा। तो उसमें सबसे पहला जो मेन इशू जो आ रहा है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा हरियाणा में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बीए या बीकॉम का स्टूडेंट पढ़ता है। हरियाणा में बीए, बीकॉम, एमबीए, बीटेक, मेडिकल की बात करें एमबीबीएस, बीएएमएस, अच्छा फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम, ऐसे कई तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज भी हरियाणा में हो रहे हैं। तो उनमें जो मेन एक दिक्कत मुझे निकल के आई है, जो मेरे सामने आई है कि रीअपियर। देखिए, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, हम बात कर रहे हैं कि उसे प्रमोट कर दें। अब फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उसकी अगर कोई रीअपियर है तो वो रीअपियर अगर वो रीअपियर नहीं दे पाएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो उसका 1 साल ज्यादा उस कोर्स में लगेगा। तो हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से जो है संज्ञान ले। और इसमें मैं एक सलाह देना चाहूंगा सरकार को कि सरकार इसमें कोई ऐसी पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी लेके आए कि जिससे आप जब आप बच्चों को प्रमोट ही कर रहे हो, जब आपने बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया है, तो जो रीअपियर है उनको आप असाइनमेंट दे सकते हो, उसको आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हो, 50% आप उसका काउंट कर लो और बाकी 50% कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, यूथ है, फेस्ट है। इस तरह की कई चीजें जो है सरकार निजात कर सकती है। एक 2019 में सिविल जज का पेपर जो था उसमें 30 मार्क्स जो है बच्चों को ग्रेस दिए गए थे, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि बच्चों का पेपर टफ था। जब जुडिशरी जैसी जो इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे सकता है, तो हरियाणा सरकार के क्या पेट में दर्द है? हरियाणा सरकार अपने जो विद्यार्थी हैं, जो उसके प्रदेश के नागरिक हैं, उनसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? और उसके अलावा अगर मैं एक बात करूं मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो मैं एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से दरखास्त करूंगा कि तत्काल तौर पर जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं मेडिकल के, उनके लिए तत्काल तौर पर एक कमेटी, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के सेक्रेटरी, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में पढ़ते हैं उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव, प्लस जो इनकी काउंसिल है, जैसे एमबीबीएस की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे सीसीआईएम है, इन सभी का एक नुमाइंदा इस कमेटी में बुलाकर, इस कमेटी को गठित कर तुरंत प्रभाव से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो आप छात्र हैं वो अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी दिक्कतें सरकार के सामने रख सकें। तो ये मैं मेडिकल वालों के लिए खासतौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि हालात प्रदेश के अंदर है नहीं कि परीक्षा कराई जाए, और उसका कोई वे आउट है वो सरकार ही निकाल सकती है। ना ही मैं उसमें विशेषज्ञ हूं, ना ही उसमें मुख्यमंत्री विशेषज्ञ है। जो भी इसमें शेयर होल्डर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेडिकल काउंसिल्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ जो हरियाणा एजुकेशन के लोग हैं वो हैं, और उसके अलावा जो गवर्निंग बॉडी है हमारी स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट, वो बैठे और वो इनके साथ तालमेल कर जो है वो फैसला ले। उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तो रेगुलर स्टूडेंट्स की बात है, अभी तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस स्टूडेंट्स की भी हमने बात करनी है, पर सरकार कम से कम इन रेगुलर स्टूडेंट्स का कोई इलाज करे, ताकि उसको सेट एन एग्जाम्पल करके हम उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस स्टूडेंट्स के लिए भी वही मांग रख सकें। मैं कहने को इस सरकार के खिलाफ बहुत कुछ कह सकता हूं, सरकार को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, पर मैं इस समय, हमारी सोच है कि हम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें और सकारात्मक सोच के साथ। हमारा संगठन एनएसयूआई सरकार के हर उस फैसले के साथ है जो छात्र हित में लिया जाएगा, परंतु हम हर उस फैसले के खिलाफ हैं जो छात्रों के विपरीत लिया जाएगा, छात्र हितों के विपरीत लिया जाएगा। हम हर उस फैसले के खिलाफ हैं। और एक ये जो मांग हमने रखी है ये इसलिए है क्योंकि आपातकाल है। आपातकाल में कोई भी राजा, किसी भी राजा को सभी मर्यादाएं तोड़ देनी पड़ती है। इसलिए मेरी हरियाणा सरकार से, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो, हरियाणा सरकार सभी मर्यादाएं तोड़कर, सभी बंधन तोड़कर इन छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करे, ताकि इनका जो भविष्य है वो भी बचाया जा सके, इनकी जो स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ होगा उसको भी रोका जा सके। और मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि ऐसा ही एक बार जो प्रमोशन की बात है, तो मैं बताऊंगा कि 1947 में जब हमारा देश का विभाजन हुआ, तो उस समय 1948 में फिरोजपुर में
रिलीफ कैंप बने थे, जो लोग वहां से माइग्रेट होकर इधर आए थे, तो पंजाब फिरोजपुर में उनके रिलीफ कैंप बने थे। उस समय फ्लड आया था, बाढ़ आई थी। उस समय मैं सरकार को बताना चाहूंगा, उस समय बाढ़ आई थी, उस समय भी सेम सिचुएशन थी, आपातकाल था। उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो छात्र थे अपने, उनको विदाउट रिटन एग्जाम अगले सेमेस्टर में, अगले सेशन में या फाइनल ईयर के छात्रों को विदाउट रिटन एग्जाम पास किया था। और उन्होंने जिन जिन लोगों ने बाढ़ के अंदर लोगों की मदद करी थी, उसको सोशल वर्क समझ के सरकार ने उन सभी विद्यार्थियों को आगे पास किया था। और आज अगर आप और हम अपने घर में बैठे हैं, 2.5 महीने से ज्यादा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हर सुख सुविधाओं से दूर हैं, तो ये भी अपने आप में एक सोशल वर्क है। तो सरकार ये सभी बातें अपने दिमाग में रखकर ऐसा कोई फैसला जो है ना ले, जिससे कल को नौजवानों के भविष्य पर कोई ऐसी बात आ जाए जिसकी भरपाई हरियाणा सरकार तो क्या, पूरे भारत की सरकार भी अगर एक घर का चिराग बुझ जाए तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अब कुछ साथी, क्योंकि सवाल कमेंट्स बॉक्स में आए होंगे, तो मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूं। आपके जो जो सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। बिल्कुल, विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट करें। ब्रदर, बिल्कुल हम आपकी बात से एग्री करते हैं और हमने सरकार के सामने यही मांग रखी है कि सभी ईयर्स के छात्रों को, क्योंकि कोरोना कोई साल देख के नहीं आएगा कि कितने कौन से ईयर में कोई छात्र है, कोई फाइनल ईयर के छात्रों के खून में एंटीबॉडीज नहीं है कोरोना की कि उनको कोरोना नहीं होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों को हो जाएगा। बिल्कुल, हम ये जो मेरा एक पॉइंट रहेगा, मैं माफी चाहूंगा, जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी सरकार कोई इस तरीके की फैसला ना ले, क्योंकि फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट को आम जब सिचुएशन होती है, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, उस समय भी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और अभी तो ऐसे हालात हैं कि ना ही उनको मदद करने के लिए कोई उनका साथी उनके साथ जा सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी है। तो सरकार जरूर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचे। बिल्कुल, पास आउट स्टूडेंट्स के लिए जो हमने रीअपियर की बात करी, उसके अलावा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो पास आउट हो चुके हैं पर उनका एक रीअपियर, कोई रीअपियर का ये कारण नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, किसी के कोई घर में कोई प्रोग्राम था, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। और आजकल तो यूनिवर्सिटियों के अंदर, मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटियों के अंदर आजकल तो ये गोरख धंधा चल रहा है कि जान करके विद्यार्थियों की 1 या 2 सब्जेक्ट में किसी टीचर के किसी बच्चे के साथ ना बढ़ती हो, उसको रीअपियर दे देते हैं ताकि उनका जो दोबारा से एग्जामिनेशन फीस है वो दोबारा से एट सके और अपनी यूनिवर्सिटी के जो खर्चे चला सके। तो ये भी एक गोरख धंधा चल रहा है। तो सरकार को बिल्कुल जो पास आउट स्टूडेंट भी हो गए हैं और जो फाइनल ईयर में हैं, इन दोनों के रीअपियर के बारे में भी विचार करना चाहिए और कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे वो बच्चा रीअपियर को प्रमोशन की तरह उसको जो है रीअपियर पास करी जाए। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र पास आउट नैन्सी वर्मा जी हैं हमारी बहन बता रही हैं, पास आउट स्टूडेंट के लिए भी बिल्कुल हमने ये बात बोली है कि पास आउट स्टूडेंट्स को भी जो है प्रमोट किया जाए, चाहे उनका जो उस एग्रीगेट है जिस सेमेस्टर में उनकी रीअपियर है, चाहे वैसी कोई पॉलिसी देखे सरकार या उनको ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के हिसाब से उनको प्रमोट करे। बिल्कुल, लक्ष्य मलिक जी कह रहे हैं इफ समवन नियर होम इज क्वारंटाइन देन हाउ द स्टूडेंट कैन कम टू गिव एग्जाम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है लक्ष्य भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शायद इन बातों को उनके लिए कोई महत्व नहीं है, जिसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि कोई बच्चा अगर घर में क्वारंटाइन है तो वो कैसे परीक्षा केंद्र में पहुंचेगा, या कोई बच्चा अगर कंटेनमेंट जोन में रहता है तो वो कैसे जो है परीक्षा केंद्र में पहुंचेगा। सवाल बहुत हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि अभी